दिस इज़ मोहम्मद आमिर लुकमान। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन मैन और ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास मैकेनिज्म के अंदर हम लोग क्या बात करते हैं, हम कहते हैं कि तीन तरह के स्ट्रक्चर्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं हमारी गैसेस एक्सचेंज के लिए: लंग्स, डायफ्रेम और रिब्स एंड साथ में इंटरकोस्टल मसल्स। आपके लंग्स क्या होते हैं कि ये स्पॉन्जी इन नेचर होते हैं, खुद इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की सलाहियत नहीं होती। हमारे जो बाकी मसल्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से इनका साइज जो है ये एक्सपैंड करते हैं या हम लोग कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। फिर जब हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसके फ्लोर के ऊपर लंग्स के नीचे एक मसल्स का बेल्ट होता है, उसे बोलते हैं डायफ्रेम, जो एक मस्कुलर शील्ड है जिसकी वजह से लंग्स एक्सपैंड करते हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये आपका डायफ्रेम नॉर्मली अगर नॉर्मल शेप में तो एक डोम शेप में होता है। जब ये लोअर होता है, हम आगे इनहेलेशन के अंदर देखेंगे तो ये लोअर होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये नीचे आ जाएगा, अपनी शेप को चेंज कर लेता है। तो ये डायफ्रेम आपका उसकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट आपके रिब्स, जो पसली हैं उनके दरमियान में जो मसल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो आपके ये जो सी रिब्स हैं और इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये भी आपके चेस्ट कैविटी के एरिया को जो है वो कंट्रोल कर रही होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इसका मैकेनिज्म। तो आपको ये मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, अलग अलग से दोनों शॉर्ट भी आ सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे हम लोग अगर बात करें डायफ्रेम की, तो इंस्पिरेशन के दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका वो नीचे आ जाएगा। जैसे आप ये पहले वाली डायग्राम में देखें तो डायफ्रेम नीचे आ गया, साथ ही डायग्राम में ऊपर चला गया। तो इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट होके क्या होगा, लोअर हो जाएगा। इंटरकोस्टल मसल्स आपकी जो से रिब्स के दरमियान में है वो क्या होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो दरमियान में जगह वो साइज डिक्रीज कर देगा, सारी रिब्स अपवर्ड राइज कर देंगे, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज कर जाता है। एरिया इंक्रीज करेगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रेशर और एरिया एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया इंक्रीज करने से प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। जब अंदर आपका प्रेशर लंग्स में डिक्रीज कर जाता है तो उसकी वजह से आपकी जो एयर है वो बॉडी के अंदर आ जाती है। तो आपको ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में आएगा तो एक्सप्रेशन इसके बिल्कुल उल्टे है। डायफ्रेम रिलैक्स होगा, इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, रिब्स आपके नीचे आ जाएंगे जो पहले ऊपर गए थे, एरिया चेस्ट कैविटी का जो पहले इंक्रीज हुआ था अब डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर आपका अंदर इंक्रीज कर जाता है और जो आपकी एयर है वो ऑटोमेटिकली वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चले जाती है और बाहर निकल आती है। नेक्स्ट आपके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं। सबसे पहला फैक्टर डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। अब एनवायरनमेंट के अंदर और लंग्स के अंदर इनके दरमियान में जो प्रेशर डिफरेंस है उसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज होती है। लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा तो एयर बाहर निकल आती है, बाहर प्रेशर ज्यादा तो एयर अंदर आ जाती है, तो इसकी वजह से ये ज्यादा जल्दी हो जाती है। गैसेस एक्सचेंज के लिए दूसरा फैक्टर है कैपिलरीज नेटवर्क का रिच होना। ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि जो रेस्पिरेटरी सर्फेसिस है वहां पे कैपिलरीज का नेटवर्क ज्यादा होता है। फिर उसके बाद दूसरा एल्वियोलाई का सरफेस एरिया लार्ज होता है। तो ये भी हम लोगों ने उसके अंदर देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो से एल्वियोलाई है उनका जो कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो इसका भी सरफेस एरिया ज्यादा है। फिर उसके बाद इनकी जो सी लंग्स के अंदर एल्वियोलाई है उनकी मेम्ब्रेन थिन होती है, थिन मेम्ब्रेन होने की वजह से एक्सचेंज आसानी से हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो है हीमोग्लोबिन। ये कहाँ पे होता है, ब्लड कॉर्पस्कल्स में होता है। ये आपको हर एक एमसीक्यूज भी आ सकता है, ये डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। फिर आगे से ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड कैसे होती है कि हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, जो कि ब्राइट रेड कलर में है। फिर जब आपके सेल्स के अंदर वो ब्लड जाता है तो वो क्या करता है कि वो एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है जो कि एक एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। वो आपके सेल्स के अंदर लो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की वजह से ये एंजाइम क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन कर देता है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है, जो ऑक्सीजन आपके सेल्स के अंदर चली जाएगी। अब इन सारी चीजों में आरबीसीज आपकी इस एक्टिविटी को फैसिलिटेट करते हैं। ऊपर थोड़ी सी ऑक्सीजन आपके प्लाज्मा के अंदर ही
डिसॉल्व रहती है। अब आगे हम बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन के अंदर कैपेसिटी कितनी होती है ऑक्सीजन को कैरी करने की। नॉर्मल अगर ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो आपके एट सी लेवल मैक्सिमम एब्जॉर्ब होती है ऑक्सीजन। आपको एमसीक्यू आ सकता है कि मैक्सिमम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कब करेगी, सी लेवल पे। अब मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है सी लेवल के ऊपर, 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml के अंदर 20 ml ऑफ ऑक्सीजन होती है, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। ये भी आपका एमसीक्यू आ सकता है। फिर आगे नॉर्मल कंडीशन में आपका सी लेवल तो नहीं है, तो नॉर्मल कंडीशन में जो आपका प्रेशर होता है एनवायरमेंटल, यहाँ पर ऑक्सीजन टेंशन लिखा है, तो वो जो होती है वो 115 मिलीमीटर मरकरी है, उसके ऊपर आपके 98% सैचुरेशन होती है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 19.6 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका नॉर्मल कंडीशन में कभी भी कंप्लीटली सैचुरेशन नहीं होती। तो कंप्लीट सैचुरेशन कब होगी, 100 मिलीमीटर मरकरी जब ऑक्सीजन की टेंशन है, उस दौरान यहाँ पे उन्होंने क्या बात की है कि ये तब कंप्लीट सैचुरेशन है। अब उसके बाद उन्होंने बात किया कि जब आपका अगर ये 100 ml या इससे ज़्यादा आपकी जो है वो मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा है, तो आपका यहाँ पे क्या होता है कि जो अटैचमेंट है, जो सैचुरेशन है वो ठीक है, पर अगर आपका 60 मिलीमीटर मरकरी से बिलो हो जाता है, अब उस दौरान क्या होता है कि सैचुरेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो आपकी जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। तो आपकी अगर 60 से कम हो तो इतनी इसकी सैचुरेशन मजीद कम होती चली जाती है। फिर आपका साथ एक बॉक्स है कि स्कूबा डाइवर वाटर प्रेशर के जो है वो कम हो जाने से किस तरह वो कंपनसेट करते हैं, कि वो जो इतना ज़्यादा वाटर का प्रेशर हो गया जब पानी में जंप कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट से जब बाहर से प्रेशर लगता है तो आपके लंग्स एक्सपैंड नहीं कर पाते। फिर उसके दौरान क्या किया जाता है कि वो अपने एयर सिलेंडर्स के अंदर ज़्यादा प्रेशर वाली एयर को लेते हैं। अब बाहर से प्रेशर लग रहा है, बाहर के लंग्स आपके एक्सपैंड नहीं करेंगे, तो एयर के ज़्यादा प्रेशर कर लेते हैं ताकि वो ज़्यादा प्रेशर से आपकी वो लंग्स के अंदर चली जाए। तो इस तरीके से आपके क्या करते हैं कि वो स्कूबा डाइवर अपने सिलेंडर के अंदर ज़्यादा हाई प्रेशर वाले सिलेंडर से यूज़ करते हैं। फिर कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो से आपके हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीजन टेंशन से। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा होगी उतना ऑक्सीजन टेंशन क्या होगा, कम। तो जितनी ऑक्सीजन टेंशन कम होती है, जैसे हम लोग ने अभी पिछली स्लाइड के अंदर 60 मिलीमीटर मरकरी देखा, तो वहाँ पे उसकी अटैचमेंट कम होती है, तो आपकी ये कैपेसिटी जो सी है हीमोग्लोबिन की वो कम होती चली जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से आपका ये भी जो है वो कम हो जाता है। तो आपके यहाँ पे उन्होंने बात की है कि जब आपका टेम्परेचर जितना ज़्यादा हो जाता है उतनी ऑक्सीजन जो सी कैरिंग कैपेसिटी है उसकी कम हो जाएगी और मसल एक्टिविटी इसी तरीके से वो इफेक्ट होती है। फिर आगे आपका पीएच है। पीएच के कम हो जाने की वजह से जो से आपकी ऑक्सीजन की बाउंड करने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। इसी तरह पीएच बढ़ेगी तो वो आपकी बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पीएच के कम हो जाने की वजह से क्यों कैपेसिटी कम होती है, तो आपका दिस सर्कल बिकॉज डिक्रीज पीएच रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं जिसकी वजह से आपका वो जो प्रोटीन का पार्ट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं रहता। तो पीएच के कम हो जाने की वजह से जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी है वो इफेक्ट होती है। क्लियर? तो बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।